नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया ताल ठोके का। आपके साथ मैं ओमन चोपड़ा। ताल ठोक के सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ओवैसी से डर गई दीदी? क्या बंगाल में असद ओवैसी की एंट्री से डर गई ममता बनर्जी? दरअसल यह सवाल इसलिए ममता बनर्जी के एक बयान से खड़ा हुआ। ममता बनर्जी को अपना वोट बैंक खोने का डर दिखाई दे रहा है इस बयान में। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मुस्लिम वोटों को विभाजित करने के लिए हैदराबाद की एक पार्टी को पैसे देकर बंगाल बुला रही है ताकि मुस्लिम वोट बट जाएं और बीजेपी की जीत आसान हो जाए और मुस्लिम वोट हैदराबाद की एक पार्टी को चले जाए। ममता बनर्जी को डर है कि मुस्लिम वोट चले जाएंगे। ये समझिए पहली बार है जब ममता बनर्जी का हार का डर इस तरह खुलकर सामने आया कि मुस्लिम वोट उनके हाथ से चले जाएंगे। वो तो उनकी बपौती है। मुस्लिम वोट तो ममता बनर्जी मतलब मुसलमान तो ममता बनर्जी की जागीर है ना शायद। तो क्या वाकई ओवैसी बंगाल में ममता की पतंग काटने वाले हैं? क्या ओवैसी के उदय से पश्चिम बंगाल में वाकई जैसा ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी का भाग्य उदय होगा? क्या ओवैसी बीजेपी की मदद करेंगे? क्या ओवैसी ममता की पतंग काटेंगे? यह भी जानेंगे कि बंगाल का चुनाव जो अभी तक हिंसा के लिए जाना जाता है इस बार बदजुबानी के लिए भी जाना जाएगा क्या? क्योंकि चोर से लेकर डकैत से लेकर वो तमाम चीजें जो है, डकैतों की महारानी, चोर डकैत सब कुछ हो गया, तो फिर यह बदजुबानी आखिर कहां तक? ताल ठोके की शुरुआत करें। एक बड़ी खबर भी है वैसे आपको बता दें, डिबेट शुरू करने से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा हो गया टीएमसी से। ये बहुत बड़ी खबर है बंगाल के लिहाज से, ये बहुत बड़ी खबर है। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप ये इस खबर को इस तरीके से समझिए कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है बंगाल के चुनावों में, ये गेम चेंजर हो सकता है बंगाल के चुनावों में। ये बीजेपी में जिस तरह चाणक्य अमित शाह कहे जाते हैं उसी तरह से टीएमसी के चाणक्य शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के सारथी, ममता बनर्जी के राइट हैंड, ममता बनर्जी के चाणक्य, टीएमसी के चाणक्य, टीएमसी के बड़े नेता, बंगाल में दीदी की वापसी कराने वाले अगर कोई एक शख्स है जिसका नाम लिया जाता है, सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन के दौरान 2011 में ममता की वापसी हुई थी, तो इन्हीं शख्स की वजह से अब दिलीप घोष कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ सकते हैं। ये दिलीप घोष कह रहे हैं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। ये बहुत बड़ी खबर है बंगाल चुनावों के लिहाज से, टर्निंग पॉइंट समझिए, गेम चेंजर समझिए। ये बीजेपी अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं जैसा दिलीप घोष दावा कर रहे हैं तो 50 से ज्यादा सीटों पर असर है। इसलिए ओवैसी साहब कह भी रहे थे कि अपना घर संभालो दीदी, हम पर क्यों निशाना साध रही है ममता बनर्जी? अपना घर संभालो, मदद तो आप कर रही हैं, आपके नेता एक एक करके छोड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सुन लेते हैं एक बार दिलीप घोष को, फिर डिबेट शुरू करेंगे। होना ही था। इसके पहले भी कई एमएलए टीएमसी छोड़ चुके हैं और हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। लोकसभा के पहले 3 पार्लियामेंट मेंबर रिजाइन करके भाजपा में शामिल हुए थे। रोज हजारों संख्या में टीएमसी छोड़ करके दूसरे पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं और टीएमसी पार्टी ऐसा है कि वहां रहने का लायक नहीं है लोगों का, ना लोकतंत्र है, ना किसी का सम्मान है, ना काम करने का अधिकार है। इसलिए बंगाल में जो परिवर्तन होने जा रही है उसमें जो शामिल होना चाहते हैं, बंगाल का विकास में जो योगदान देना चाहते हैं, वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जी के आने से बंगाल दौरे के दौरान ही उनका ज्वाइनिंग हो सकता है बीजेपी में, क्या है इस अपडेट? बाजार में ऐसा ही खबर है, लोगों की भी उम्मीद ऐसी है और घटना की गति प्रकृति उसी तरफ जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं, क्या करेंगे उनके ऊपर है। हम इंतजार कर रहे हैं क्या करेंगे। अब ये दिलीप घोष हैं, ये पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े नेता हैं, कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ कर कह रहे हैं कि बीजेपी में आ सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। हम इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ वारिस पठान, ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनको आप देख पा रहे हैं। गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्वागत है गौरव भाटिया। स्वागत है वारिस पठान। तौसीफ अहमद खान इस वक्त मेरे साथ टीएमसी समर्थक हैं, वो मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत आज वारिस पठान आपसे कर रहा हूं, कितने में बिके हैं भाई? ममता बनर्जी कह रही है कि आपको खरीदा है, आप पर करोड़ों रुपए लौटा रही है, मतलब लुटा रही है बीजेपी, कितने में बिके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो ओवैसी साहब को खरीद सके। और ये ममता दी ने जो कहा, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का, ये बेतुकी जो बात है उसका बहुत खंडन करता हूं कि एक सीएम को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये साफ साफ दिखा रहा है ये बौखलाहट कितनी है ममता दी में। अभी तो हम आए हैं वहां चुनाव लड़ने के लिए, उनको इतनी बौखलाहट हो गई है। बात नंबर 2, क्या मुसलमान के वोट इनकी जागीर है क्या?
हमारे पास इंपेरिकल डाटा है जो बताता है कि इतने बरस ममता दी ने वहां पर राज किया तो आज उनकी हालत क्या है। और हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं अमन जी, चुनाव लड़ने का अधिकार जितना टीएमसी को है उतना ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को है, तो क्यों हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस तरह की बात करके ममता दी क्या साबित करना चाहती है, हम पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़े, क्यों इनके 18 एमपी हार गए। आज आप देखिए टीएमसी के कितने वरिष्ठ नेता छोड़ के जा रहे हैं भाजपा के अंदर, तो क्या इसके जिम्मेदार हम हैं? अरे हम तो हर जगह लड़ेंगे। और इस तरह से बात करना, ये बिहार की जनता का भी इन्होंने अपमान किया है। जिस जनता ने हम पे भरोसा रखकर वोट दिया, उस जनता का ममता दी ने अपमान किया, उसको माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। कि आप करप्शन का चार्ज लगाते हो, एलिगेशन, आपके पास एविडेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। ये बौखलाहट आप अपने तक रखिए ना, बौखलाहट को सीमित रखिए, अपने घर में अपनी बौखलाहट, अपना गुस्सा निकालिए, बाहर आके क्यों करने का सब। तो मैं खंडन करता हूं ममता दी की इस बात का, पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं। उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। और अब तो चुनाव है ना, चुनाव में देख लेंगे। अच्छा वारिस भाई, एक सवाल पूछता हूं आपसे, मेरे ख्याल से उस सवाल के पीछे ममता बनर्जी का दर्द है। डेमोक्रेसी ने सबको अधिकार दिया है, एक सवाल पूछता हूं वारिस पठान, एक सवाल पूछता हूं, वो सवाल में ही ये दर्द ममता बनर्जी का दर्द आपको समझ में आएगा कि आपके चुनाव लड़ने से ज्यादा नुकसान किसको, टीएमसी को या बीजेपी को। सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके चुनाव लड़ने से नुकसान किसको, टीएमसी को या बीजेपी को? देखिए साहब, हमारी लड़ाई तो दोनों से है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ टीएमसी है, एक तरफ हम लोग हैं। आपने बिहार में भी देखा इसी तरह की वहां पे उटपटांग बातें हुई थी। क्या हो गया, वोट कटवा बोलते थे, किसने किसके वोट काट कर दिया। ये तो डेटा है सबके सामने। ममता दीदी आपके चुनाव लड़ने से ज्यादा नुकसान किसको? किसी का वोट काटा नहीं, हम तो ममता को या बीजेपी जगह पे कामयाब हुए। बहुत सरल सवाल है, आपके चुनाव लड़ने से ज्यादा नुकसान किसको, ममता को या बीजेपी को? बहुत सरल सवाल है अमन जी। बंगाल का वोटर बड़ा समझदार और सुलझा हुआ वोटर है। वो जानता है कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए, कौन जलेबी क्यों बना रहे हैं। बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं, काम करता है। और क्यों जलेबी बना रहे हैं? बंगाल की हालत है, आप हम पूरा देश देख रहा है। वारिस भाई क्यों जलेबी बना रहे हैं? इतना मुश्किल सवाल थोड़ी ना है। पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म पहनकर ममता दीदी के पैर चूम रहा है, क्यों जलेबी बना रहे हैं? सवाल क्या है? वोटर तो वोटर है। आपके चुनाव लड़ने से नुकसान ममता को है ना, एक ऑप्शन है ना। आज लोगों उनके वोट काटेंगे ना, बीजेपी को फायदा बिहार में भी पहुंचाया। जी, अरे इतने कोई फायदा नहीं पहुंचा। आप डेटा देख लीजिए अमन जी, कहां पे फायदा पहुंचा, किसको फायदा पहुंचा, किसको नुकसान पहुंचा। हम तो हमारे कैंडिडेट लड़े ना, हमारे कैंडिडेट 5 जीत कर आए, मार्जिन के साथ जीत कर आए। अब इनमें ताकत नहीं है अगर बीजेपी को हराने की, तो ये इनका ठेला हमारे सर पे थोपेंगे। ठीक है गौरव, आपके पास आऊं उससे पहले तौसीफ एक रिएक्शन आपका। जनता तो देख रही है ना। तौसीफ आपके पास आपसे अपना घर संभल नहीं रहा है, क्या है? आपसे अपना घर संभल नहीं रहा है। मदद आप कर रहे हैं या इनडायरेक्टली आपके नेता शुभेंदु अधिकारी, अब छोड़ दिया उन्होंने, अपना घर संभल नहीं रहा है, ओवैसी साहब को टारगेट कर रहे हैं। और वारिस पठान कह रहे हैं आप लोगों की बौखलाहट है ये। नहीं देखिए, ये बात तो सही है कि एमआईएम का प्रेजेंस कुछ नहीं है बंगाल में। ऐसा नहीं है कि वो लोग पहले से यहाँ पे उनके वर्कर हो, उनका पार्टी ऑफिस हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। और जो कुछ लोग थे जो कहते थे कि जो एमआईएम के लोग हैं, उन लोगों ने तो 2 हफ्ते पहले जाकर के तृणमूल भवन में तृणमूल पार्टी में शामिल हो गए। करीब 10-12 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शामिल हो गए और वो लोग कह रहे थे कि हमने असद साहब से कहा है कि आप बंगाल को ना आए, बंगाल में आने से नुकसान होगा, यहाँ पे हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है। तो ये देखिए, एक असद साहब एक अपना डिसीजन ले सकते हैं, उन्हें बंगाल में आना है या नहीं आना, लेकिन उनका डिसीजन तो उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे चुनाव जीतने का क्या संभावना है। क्या आप जीत सकते हैं या क्या सिर्फ आप वोट काटेंगे? ये इस चीज को उनको सोचना चाहिए कि हाँ, आप सिर्फ वोट काटेंगे या क्या सच में आप जीत सकते हैं। और इसके लिए आप इतने कॉन्फिडेंस से जब कहते हैं, सवाल है तौसीफ भाई, जब आप इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि असद साहब वोट काटने आ रहे हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस, मतलब कॉपीराइट है क्या मुस्लिम वोटों पर आप लोगों का? मतलब मैं सीधे से पूछूं, क्या मुसलमान ममता बनर्जी की जागीर है क्या? मतलब आप लोगों का कॉपीराइट है क्या मुस्लिम वोटर पर? देखिए, डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में, लोकतंत्र में कोई वोट किसी की जागीर नहीं होता। यही जनता है जिसने कांग्रेस को लाया था, फिर कांग्रेस को हटा के बीजेपी को ले आए। तो फिर वो वोट कटुआ, वो कह देंगे आप वोट कटुआ। यही जनता है जिसने
सीपीएम को बंगाल से उखाड़ फेंका और ममता जी को लेकर के चले आए। ठीक, तो कोई किसी की जागीर नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि पार्टी की संगठन क्या मजबूत है। आज तो शुभेंदु अधिकारी को भी ऑफर दे दिया कांग्रेस वालों ने कि आप मेरा कांग्रेस ज्वाइन कर लियो। उनका स्टेटमेंट है कि भाई कांग्रेस जो है मजबूत ही नहीं है बंगाल में, तो हम कांग्रेस को क्यों ज्वाइन करें। उनका स्टेटमेंट है ये पूरा बाज़ाब्ता रिपोर्ट है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी की आपके संगठन है, लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि 2 हफ्ता पहले ही लोग तृणमूल को ज्वाइन कर गए जो कहते थे कि वो एमआईएम करते हैं। तो इन हालात में क्या फैसला लेना, बिल्कुल वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं क्योंकि उनको पूरा छूट है, ये डेमोक्रेसी है। वो खुद ही लेंगे, ममता से पूछ के थोड़ी ना लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी डर क्यों रही है? वो क्यों रैली में कह रही है कि मुस्लिम वोट जो है हैदराबाद की पार्टी को चले जाएंगे? वो डर तो रही है ना दीदी। ये डर किस चीज का है? दीदी क्यों डर गई? हैशटैग भी है दीदी डर गई। दीदी क्यों डर गई? गौरव भाटिया, दीदी क्यों डर गई? दीदी डर गई नहीं, ये डर नहीं है। गौरव भाटिया बोलेंगे एक एक करके। गौरव भाटिया, उसके बाद संगीत रागी। और कितने रुपए खर्चे? आज आपका जो शीर्षक है ओवैसी से डर गई दीदी, तो पश्चिम बंगाल में तो डर का माहौल है, ये बात सही है। लेकिन ये नहीं पता था कि दीदी डर जाएंगी। और बहुत समय बाद हमारे साथी वारिस पठान आए हैं, तो ओवैसी जी ने कहा था कि हमें तो राजनीति की लैला बना दिया। वारिस भैया 10 महीने से कहां लैला बन के घूम रहे थे। वो गणपति बप्पा मौर्य बोला, 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे बोला, उसके बाद तो नदारत हो गए। लेकिन कम से कम वापस आए, अच्छा लगा, मुस्कान है चेहरे पे। देखिए असलियत क्या है मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी जो है ना, ये और ओवैसी की पार्टी ये खेल रही है कौन बड़ा मुसलमान। मुसलमान 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 मुसलमान। अरे भैया लोकतंत्र है, यहाँ हिंदू सिख ईसाई जैन पारसी बुद्धिस्ट भी हैं। और अमन जी एक बार जरा सोचिए, मैं अभी दोनों के जो वक्तव्य है वो पढ़ूंगा, लेकिन अगर इस देश का हिंदू सिख ईसाई सब एक हो जाएं और ऐसे ही बातें करने लगे, हिंदू भाई सब एक हो जाओ, तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता अच्छी बात है। और ओवैसी जी ज्ञान देते हैं ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी का तो ऐसा लगता है कि उनको जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार पे हमला हुआ, इन्होंने कहा नौटंकी। आज हम भी कहते हैं कौन बड़ा नौटंकीबाज है, ओवैसी या ममता बनर्जी? सिर्फ एक धर्म विशेष की बात करेंगे, ऐसा लगता है लोकतंत्र वहीं खत्म हो जाता है। कम से कम और दूसरी बात, गौरव एक मिनट रुके ना, कम से कम जो डिबेट पे रहते हैं ना, ये तो मानिए कि हाँ ओवैसी से फायदा हुआ आपको और होगा आपको, और ओवैसी ममता को नुकसान पहुंचाएंगे, और आपके लिए ज्यादा बड़ा दुश्मन ममता, ओवैसी से बड़ी ममता, मतलब ओवैसी आपके फायदे का सौदा है। ये तो आपको मानना चाहिए ना। वो अगर आपका फायदा करें, बड़ा दिल दिखाइए, उनको कहिए हाँ थैंक यू, शुक्रिया ओवैसी साहब, बंगाल बिहार में भी मत करिए, बंगाल में भी कीजिएगा। बड़ा दिल दिखाना चाहिए आपको। बिल्कुल, मैं उत्तर देता हूं। बड़ा दिल क्या होता है इसका उदाहरण तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने पेश किया। ममता बनर्जी ने कहा नरेंद्र मोदी जी आएंगे बंगाल में थप्पड़ मारूंगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये ममता दीदी का आशीर्वाद है। और फायदा आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपनी टांगों पे दौड़ती है। हमें किसी की बैसाखियां नहीं चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नारा है। और इस बार चुनाव हो जाने दीजिए, 2-2 हाथ हो जाएंगे राजनीतिक। और आप देखिएगा अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की ना बने और 200 सीटों से ज्यादा ना आए, जैसा नड्डा जी ने भी कहा है, तो आप बोलिएगा। ये 200 सीटों में ओवैसी का कितना कंट्रीब्यूशन होगा बता दीजिए ना। ममता बनर्जी कह रही है करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं आप ओवैसी को यहां पर लाने के लिए ताकि मुस्लिम मतों का विभाजन हो जाए। अब ओवैसी मतलब हिंदू वोट तो नहीं काट रहे ना, ओवैसी काटेंगे तो मुस्लिम वोट। मैं तो ताल ठोक के ब्लैक और व्हाइट बात करता हूं ना, क्लियर मैं बता रहा हूं भाई, ओवैसी साहब हिंदू वोट काटेंगे तो नहीं, वो तो मुस्लिम वोट काटेंगे। और ममता बनर्जी तो आप जानते ही हैं फिर उनका वोट बैंक क्या है, तो वो तो उनको नुकसान पहुंचाएंगे ना, आपको फायदा पहुंचाएंगे। बहुत बहुत अच्छा आपने एक प्रश्न किया। मैं संवैधानिक दृष्टि से जवाब देता हूं, फिर दूसरा जवाब भी देता हूं। संवैधानिक दृष्टि से ये हर किसी भी पार्टी को है, कोई कहीं भी जाके लड़े। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश आना चाहती है, ओवैसी जी आना चाहते हैं, स्वागत है। लेकिन अब ऐसा करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को,
ईवीएम के पास एक वोट कटुआ मशीन लगा दें और जैसे ही कोई वोटर आए वो बजने लगे वोट कटुआ वोट कटुआ वोट कटुआ और दूसरे को वोट ट्रांसफर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी सबसे लड़ लेगी, लेकिन ऐसी मशीन जो है जल्दी लाइए जो बताए कि कौन वोट कटुआ है कौन वोट कटुआ नहीं है। मानने में क्या बुराई है? मानने में क्या बुराई है? AIMIM से आपको मदद होती है, मानने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए ना। वो मुस्लिम वोट काटेंगे, ममता का नुकसान होगा, मानने में बुराई नहीं होनी चाहिए। कोई आपकी मदद भी करे और आप उसको क्रेडिट भी नहीं देंगे, ये गलत है। कोई आपकी मदद करे और आप उसको क्रेडिट भी नहीं देंगे। वारिस पठान मुस्कुरा रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए, अभी तो स्वागत किया लैला का। वो मैंने देखिए कहा ना 10 महीने बाद लैला आई है, लैला का स्वागत मैंने ही किया। संगीत रागी, हाँ बोलिए, चलिए वारिस भाई बोलिए आप, उसके बाद संगीत रागी बोलिए। वारिस भाई वो थैंक यू भी नहीं कर रहे, आपको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। भाई आपने मुझे याद किया, मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था डिबेट करने के लिए। आप मेरे लर्नेड कलीग भी हो, लर्नेड फ्रेंड भी हो और आज मेरे साथ डिबेट में भी बैठे हो। यही गौरव भाई, आपने यही बातें करी थी पिछला भी जो चुनाव हुआ था हैदराबाद के अंदर, अगर जीत के आएंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे ओल्ड हैदराबाद में। क्या वो हमारी तो एक भी टिकट को आप नुकसान नहीं पहुंचा सके? हमने तो डेमोक्रेटिक स्ट्राइक कर दिया वहां पर। हम तो 51 जगह पे लड़े, 44 जगह पर जीत गए। आपने जो किया टीआर इसका किया, हमारा क्या हुआ गौरव भाटिया? अभी हम बात करेंगे विकास की, आप बात करोगे मंदिर की, आप बात करोगे मुसलमान हिंदू की, आप बात करोगे पाकिस्तान की। अरे कभी कभार गौरव भाई विकास की भी बात कर लिया करो, विकास तो करके दिखाओ। अभी आपने कहा हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे वहां पर किसान बैठा हुआ है हमारा भाई रास्ते पर इतने दिनों से, अरे जिनका खाना जिसने रोटी जो पकाई और में खाना खा के यहाँ पर बैठे हैं टीवी पे डिबेट करने के लिए। आज उस किसान का तो मसला हल करिए। अगर उसने रोटी नहीं भेजी होती गौरव भाई तो आप और मैं विटामिन की गोली खाकर तो यहाँ पर डिबेट नहीं कर रहे होते। उसी की रोटी और चावल खाकर यहाँ बैठे, कम से कम उसी का सम्मान कर लीजिए। अरे मोदी जी को बोलिए ना जाके समस्या हल करे। अब बंगाल में आ गए, अरे भाई आइए, हर जगह आप भी लड़िए, हर जगह हम भी लड़ेंगे, मगर याद रखिए अब आपके ये सब चीज नहीं चलने वाला। विकास मैं उत्तर बोलो, आप लोग आपस में लड़ने की एक्टिंग करते हैं ना, जो जैसा हम करते हैं। बताओ चलो गौरव भाई, दीदी कह रही हैं आप लोग ना आपस में फिक्स मैच है, लड़ने की एक्टिंग करते हैं। इतने सारे अस्पताल और कॉलेज बनाए हो, ये आप लोग जो आपस में लड़ने की एक्टिंग करते हैं ना, ये दोनों टीवी पर आकर, ये बीजेपी वर्सेस AIMIM। मेरा तो सवाल है, ये बंगाल के वोटर्स और ममता बनर्जी उसकी पोल खोल रही है, ये फिक्स मैच है। डायरेक्ट बताओ ना, दोनों लड़ने की एक्टिंग करते हैं ताकि नुकसान जो है ममता को जाए। संगीत रागी ममता बनर्जी को डर है कि उनके मुस्लिम वोट बट जाएंगे, उनके मुस्लिम मतदाता जो है हैदराबाद की इस पार्टी को मिल जाएंगे। ये उनके क्या होता है, कॉपीराइट है क्या? देखिए अमन जी, देखिए अमन जी, एक भस्मासुर की कहानी हमारे देश में प्रचलित है। कांग्रेस ने रैडिकल इस्लाम के कई भस्मासुरों को खड़ा किया। आज वो रैडिकल इस्लाम के भस्मासुर इनको भस्म करने के लिए खड़े हो गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों के साथ अपनी सहानुभूति दर्शा करके और मुसलमानों को रिझाने के वजीफा इत्यादि देकर के ऐसे कई किए जिसके कारण मुसलमानों का वोट बंगाल की राजनीति में गोलबंद हो और वामपंथियों से उनके पक्ष में आ जाए, और जैसा हुआ भी। यही कारण है कि CAA के विरोध में वो खड़ी हुई, देश के विरोध तक वो चली गई। अब उनको लगता है कि ओवैसी आएंगे तो ओवैसी तो आधुनिक भारत के नए जिन्ना पैदा होने की रफ्तार में है। राजनीति में हर आदमी अपनी राजनीति करता है। ओवैसी की तो पार्टी ही मुसलमानों की पार्टी है। अब बंगाल की धरती को यह तय करना है कि वो 30% मुसलमानों के हाथों में अपनी राजनीति को बंधक बना दें या 70% हिंदू अपनी राजनीति को बचाएं, अपनी सांस्कृतिक समृद्धि को बचाएं। क्योंकि ये तो बात तय है कि लाहौर का जो रिश्ता और हैदराबाद का रिश्ता और किशनगंज का रिश्ता वही है जो हैदराबाद का रिश्ता और लाहौर का रिश्ता हो जाता है। लाहौर में कुछ घटती है, हैदराबाद में आसमान उठा लेते हैं क्योंकि वो मुसलमान हो जाते हैं। वही हैदराबाद से चले हुए मुसलमानों के नाम पर गोलबंद हो जाते हैं किशनगंज में।
हैरानी ये होती है कि उनको सेकुलर वोट भी कहा जाता है, यानी कि हिंदुओं के मतों का भी विभाजन हो जाए वो तो स्वीकार है, और यदि कोई कह दे कि हिंदू सारे गोलबंद हो जाओ तो वो कॉम्युनलिज्म हो जाता है। और ये कहा जाए कि भाई सेकुलर वोट, मुसलमानों का वोट नहीं कटना चाहिए, तो ये बड़ा सेकुलर बात हो जाती है। अजीब इस देश का, फिर हमको ये संगीत रागी, फिर हमको ताल ठोक के कहने में क्यों आपत्ति है कि हिंदुओं की गोलबंदी के लिए ओवैसी की बंगाल में एंट्री कराई गई है? देखिए मैं हिंदुओं की गोलबंदी कराई, कोई वैसी किसी के कहने पर चलने वाले व्यक्ति नहीं है। शुरू में जिन्ना को भी ऐसे ही कहा जाता था, कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है, एक गुट ने खड़ा किया है, ये सब बातें बेकार की बातें हैं। वैसी अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनको लगता है कि आधुनिक आज के भारत में मुसलमानों के पास 18% जनसंख्या है, हम उन 18% मुसलमानों का नेतृत्व अपने हाथों में। अच्छा, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया, बंगाल में किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। एक मिनट सारे, एक मिनट, ये बड़ी खबर है, जो चुनावी रैली हो रही थी, जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। दरअसल वो कह रही है कि मैं बंगाल में किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगी। ममता बनर्जी का बीजेपी पर पलटवार, हम शांति से जो है चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। ममता बनर्जी वो कह रही है कि किसी के आगे झुकने वाले नहीं है, बीजेपी के साथ शांति के साथ युद्ध करेंगे, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ममता बनर्जी, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं आरएसएस के हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखती हूं, आरएसएस के हिंदू धर्म में मैं विश्वास नहीं रखती हूं। और ये कुछ देर पहले रैली हुई है, शुभेंदु अधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं, बंगाल में चुनाव है, और मैं किसी के आगे झुकने वाली नहीं हूं, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गौरव भाटिया, मैं आपका कमेंट लूं उससे पहले वारिस पठान, आधुनिक भारत के नए जिन्ना ओवैसी संगीत रागी। नहीं, अमन जी बस 10 सेकंड। अमन जी, जो बांग्लादेशी मुसलमानों के पार्टी जो है, जो बांग्लादेशी मुसलमानों के आगे आत्मसमर्पण कर दे सिर्फ सत्ता के लिए, लीजिए मेरी बात, वैसे व्यक्ति पर कौन देश तो बोलने का मौका भरोसा करेगा? इतना बड़ा लेक्चर दिया, मैं तो चुपचाप सुन रहा था। चलिए बोलिए, आधुनिक भारत के नए जिन्ना ओवैसी संगीत रागी कह रहे हैं। संगीत रागी जी ने कहा कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं संगीत रागी जी, आप पढ़ाई नहीं करके आते हो, डिबेट के अंदर आ जाते हो। बिहार में हम लड़े 20 जगहों के ऊपर, 3 जगहों पर हमने हमारे हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया। हम हैदराबाद के अंदर 51 सीटों पर लड़े, हमने हमारे 5 हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया, जिसमें से 3 जीत कर आ गए, कॉर्पोरेटर बन गए। अभी जरा आप भी बता दीजिए बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया? तो मैं बोलता हूँ ना, आपको मालूम, देश कंटाल गया इन बातों से। देश को विकास चाहिए, अरे आपको कुछ करना चाहिए। आज हमारा किसान भाई, फार्मर, जिसकी रोटी चावल खा के आप में डिबेट कर रहे हो, बेचारा रस्ते में बैठा है, वो रस्ते में बैठा, और आपको यहाँ पे कम्युनल राजनीति सुन रही है। भाई, आप अपनी पार्टी का नाम ही देख लीजिए, और आपकी पार्टी के जो ओवैसी नाम जी से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देख लीजिए। हर चीज वो भारत के साथ थे या पाकिस्तान के साथ थे? कर देंगे। अरे नाम भारत के साथ थे दुनिया या पाकिस्तान के साथ थे? आप बता सकते हैं? करने से ही विकास हो जाएगा क्या? देखिए, सब कोई जानता है, की बात ही नहीं करते, सब कोई जानता है, अमन जी, सब कोई जानता है, बड़ी दिक्कत ये सब कोई जानता है, काम की बात नहीं ये करते। सब कोई जानता है। ओ, आप जो है वो मुसलमान की बात करें, काम की तो और हमसे कहें हम सिर्फ काम की बातें करें। नहीं, हम काम की बात करेंगे, मैंने आपके सामने डेटा रख दिया, और हिंदुओं की भी बात करेंगे। डेटा तो हम ये बता देते हैं कि काम की भी बात करिए ना। हमारे हिंदू भाई आज रस्ते के ऊपर बैठे हुए, हमारे फार्मर्स, एकाध दो विकास चाहिए, हमारा देश विकास चाहता है, विकास सीट पर लड़वा देना। तौसीफ अहमद खान, चलिए ठीक है, नहीं बन जाएंगे। तौसीफ अहमद खान, उसके बाद गौरव भाटिया। तौसीफ अहमद खान, ये जितना दोनों लड़ेंगे उतना वोट पोलराइज होगा। ममता बनर्जी को यही डर है, हिंदू इधर चले जाएंगे, मुस्लिम उधर चले जाएंगे, वो क्या करेंगी? ये लड़ने की एक्टिंग करते हैं या आपको लगता है जेन्युइन लड़ते हैं? क्योंकि दोनों ही केस में आपका नुकसान है। जितना लड़ेंगे दोनों बंगाल में, बीजेपी MIM, वोट पोलराइज होगा, हिंदू इधर मुसलमान इधर। आप क्या करेंगे फिर? देखिए, मैं आपको और आपके माध्यम से देश के जितने सारे व्यूअर्स आपके हैं, आपके चैनल के सारे लोगों को मैं एक बात फिर से स्पष्ट कर दूं कि बंगाल की संस्कृति को समझिए। बंगाल की संस्कृति में यहाँ की जनता
धर्म के नाम पे वोट नहीं देती है। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वोट देने वक्त जब जनता जाएगी, जब जनता जाएगी वो आपके वोटिंग सेंटर में, तो उन्हें वो याद रहेगा कि वो कौन सा चेहरा था जो मेरे दुख दर्द में मेरे बगल में खड़ा था, कौन सा नेता था जो सालों साल मैं उनसे मिल पाया, जिसने मेरी परेशानी का हल किया, जिसने उन्नति के लिए काम किया। बंगाल की जनता उस बात को याद रखेगी, वो ये नहीं याद रखेगी कि ओ ये हिंदू है तो इसे ये वोट दे दो, ये मुसलमान है तो इसे वोट दे दो। तो मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को बता दूं कि हर वो नेता जो चाहता है कि वो जीते इलेक्शन, उसको पहले मेहनत करना पड़ेगा, उसको पहले जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नोआखाली भी इसी बंगाल में हुआ था। वो 2 मिनट मुंह खोलेंगे, मुंह खोलते संग हिंदू मुस्लिम करेंगे, और हिंदू मुस्लिम नहीं करने से उनका खाना हजम नहीं होगा। अच्छा, ये जो आपकी सलाह है, उनका खाना हजम नहीं होगा। ठीक है तौसीफ, उनका पेट में खाना हजम नहीं होगा जब तक। तौसीफ, ये जो आपका बयान है, ये क्या मैं ममता बनर्जी के लिए मानूं आपकी सलाह कि आप ममता बनर्जी को सलाह दे रहे हैं कि उनका खाना हजम नहीं होता बिना हिंदू मुस्लिम किए? क्योंकि वो ही कह रहे हैं कि मुस्लिम मतों को विभाजित करने के लिए ओवैसी यहां लाए हैं, हिंदू इधर चले जाएंगे, मुस्लिम उधर। तो हिंदू मुस्लिम तो ममता बनर्जी कर रही हैं, आप उनको सलाह दे रहे हैं, ममता बनर्जी को सलाह दे रहे हैं? नहीं, ममता बनर्जी ने अपना काम का प्रचार किया है। दुआरे सरकार कह करके पिछले 2 हफ्ते से प्रोग्राम चल रहा है। तृणमूल के जो वर्कर हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बूथ लेवल तक में कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। 50 लाख से ज्यादा लोग पिछले 2 दिन पहले तक इस कैंप में विजिट कर चुके हैं। तो नेता के छोड़ के जा रहे हैं सारे। सरकार का काम क्या है और सरकार की उपलब्धि क्या है, सरकार के फैसिलिटीज क्या है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है कि हॉस्पिटल में फ्री में उनका चिकित्सा होगा। तो फिर किस चीज का डर, फिर क्यों डर रही हैं दीदी? लोगों को तौसीफ भाई, फिर क्यों दीदी डर रही हैं? जब इतना काम किया है, फिर क्यों दीदी डर रही हैं? मौलवियों को इतनी आर्थिक मदद दी है, मदरसों को इतनी सरकारी सहायता दी है, तो फिर जो आप क्यों डर रहे हैं? ना, आप कह रहे हैं कि दीदी डर रही है, आप कह रहे हैं कि मदद। अरे वो कह रही है मुस्लिम मत हैदराबाद की इस पार्टी को मिल जाएंगे। जनता को दिया है सर, मैं सहायता दिया है बंगाल की जनता को। तौसीफ अहमद खान, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। ये ममता बनर्जी ने कहा है, आपको पता नहीं होगा। वो कह रही है कि मुस्लिम मत हैदराबाद की इस पार्टी को मिल जाएंगे। बीजेपी तो वो क्यों डर रही है जब इन्होंने मौलवियों की इतनी आर्थिक मदद करी है, मदरसों की इतनी सरकारी सहायता उनको प्राप्त कराई है, मौलवियों की इतनी मदद करी है, तो क्यों डर रही है वो? मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। उन्होंने बोला कि एक पार्टी सोचती है कि वो हिंदुओं का वोट ले लेगी, दूसरी पार्टी सोचती है वो मुसलमानों का वोट ले लेंगी, तो ममता बनर्जी क्या बैठ के काचा गोला खाएंगी? ये उनका वर्ड है। उनका वर्ड ये है कि हमने द्वारे सरकार दिया है, हमने हर एक काम को किया है, लोगों की मदद की है, सालों साल 10 साल का उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। तौसीफ भाई, क्या बयान है? करके 1 हफ्ता पहले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, और घर घर उस रिपोर्ट कार्ड को पहुंचाया जा रहा है, बताया जा रहा है जनता को कि सरकार ने क्या काम किया, ममता बनर्जी की सरकार ने क्या काम किया। काम के बिना पे वोट मांग रही है वो वोट इसलिए मांग रही कि मैं हिंदू हूं, मुझे वोट दे दो। ममता बनर्जी क्योंकि हिंदू है, वो हिंदू भगवान में आस्था रखती, तो आप उनको वोट दे दीजिए। वो वैसा नहीं कह रही। प्रभु राम के नाम से तो चिढ़ती हैं आपकी दीदी, उनको कौन? आप मुझे वोट दीजिए। सर, प्रभु राम के नाम से तो चिढ़ती हैं वो। जय श्री राम का नारा लगा तो वो चिढ़ जाती है, केस करा देती हैं। ये आपका बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में आपने दुर्गा पूजा होने नहीं दिया, और आप बात करते हैं कि आप बहुत बड़े भगवान की और हिंदुओं की आस्था का ध्यान रखते हैं। कहाँ गया था आपका आस्था? उन लोगों का ध्यान आपने क्यों नहीं रखा जब आपने रामनवमी तो होने दिया, लेकिन दुर्गा पूजा उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया? ये भेदभाव, ये ब्राह्मण और ये दलित, ये आप करते हैं, ये बीजेपी करती है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। बंगाल में ये सब नहीं होता। ममता बनर्जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं ममता बनर्जी हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे वोट दो। ममता बनर्जी ने यह कहा कि मैंने काम किया है, जनता के लिए काम किया है, हिंदुओं का वोट, वो लोगों के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है। भाई, उन्हें चाहिए नहीं हिंदुओं के, वो तो कच्चा गोला। क्या आपने क्या खाएंगे? वो क्या बोला था आपने? वैसे एक बार रिपीट कर दीजिए, वो क्या बयान था वो कि हिंदू इधर मुसलमान उधर? वो क्या खाएंगी? वो क्या बयान था? ममता बनर्जी ने कहा है कि द्वारे सरकार प्रोग्राम चल रहा है, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड हमने पेश किया है, जनता को जाकर के वो बता रही है कि 10 साल में हमने क्या क्या काम किया है। जनता के आप स्कीम में इनरोल हो जाइए,
आपको हॉस्पिटल में जाने का कोई खर्चा नहीं लगेगा। अगर आप किसान हैं आपको सालाना 5,000, किसी को मरने में आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। आप अगर कन्या है तो आपको पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी शादी हो रही है 25,000 रुपए आप शादी का आपको आर्थिक मदद दिया जाएगा। ये सारी बातें ममता बनर्जी कह रही है, और उसी बिना पे वो वोट मांग रही है, हिंदू मुस्लिम के बिना पे वोट नहीं मांग रही है। तौसीफ वो स्टेटमेंट बता दीजिए, वो क्या था, मैं सुनना चाहता हूँ कि हिंदू इधर मुसलमान इधर, मैं क्या कच्चा वो क्या खाएंगी, क्या वो बयान था, मैंने सुना नहीं हो, क्या बयान था वो? देखिए आप देखिए अमन भाई, हाँ जी, अमन भाई आप आइए बंगाल को, मैं आपको दावत देता हूँ। आप स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, आइए, नहीं पता, मैंने नहीं सुना वो बयान, बता दीजिए ना। आप कलकत्ता आइए, आप बंगाल को आइए, बंगाल में लोगों के साथ थोड़ा बैठिए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए। ममता बनर्जी ने उसी स्टेज से कहा है कि बीजेपी वाले आएंगे, आपको पैसे देंगे, पैसा ले लीजिए। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी से पैसा बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन वोट देने वक्त बीजेपी को वोट मत दीजिए, तृणमूल को वोट दीजिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसी स्टेज में, जिस स्टेज का आप रेफरेंस दे रहे हैं, सिलीगुड़ी में तकरीर के वक्त ममता बनर्जी ने यह बात कहा है कि अगर बीजेपी वाले आपके पास आएंगे पैसा लेकर के, अच्छा सुना देते ममता बनर्जी का डर हम क्यों कह रहे हैं, सुना दीजिए एक बार ममता बनर्जी, ममता बनर्जी का डर क्यों हम कह रहे हैं, सुना दीजिए एक बार तौसीफ भाई को। ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে, সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয়, আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করেছে। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে, সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয়, আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করেছে। वैसे गौरव भाटिया डरे तो शायद आप लोग भी हैं, वरना डकैतों की महारानी ऐसी भाषा एक सीएम के लिए नहीं कहनी चाहिए ना। आपको पता है केंद्रीय मंत्री बीजेपी की बड़ी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि डकैतों की महारानी है ममता बनर्जी। डरे आप लोग भी हैं, वरना एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा आपको बीजेपी की तरफ से कहना शोभा नहीं देता ना। गौरव भाटिया, डकैतों की महारानी कह रहे हैं आप ममता बनर्जी को। हाँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा, पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, फिर टीएमसी के समर्थक हैं और फिर पठान जी का। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जब बोलती हैं कि जानलेवा हमला हमारे अध्यक्ष में है, वो नौटंकी है, तो ये सही है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को कहती है चड्ढा नड्डा फड्डा भड्डा, वो मुख्यमंत्री को शोभा देता है। नरेंद्र मोदी जी को कंकड़ वाला रसगुल्ला भेजेंगी, वो शोभा देता है। मैं थप्पड़ मारूंगी नरेंद्र मोदी जी को जो प्रधानमंत्री है, शोभा देता है। तो हाँ, आपके लिए वो बिल्कुल ममता होंगी, वैसे पूरा पश्चिम बंगाल जानता है वो निर्ममता की मूर्ति है, और उनसे सभ्यता की उम्मीद हम नहीं कर सकते। तो आप उनसे सीख रहे हैं जो उनका आज का वक्तव्य है, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है फिर? कोई फर्क नहीं है ना आप में और उनमें? मैं उत्तर दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी का वो वक्तव्य मैंने बताया ना कि उनका थप्पड़ हमारे लिए आशीर्वाद है। नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं है, इस देश का कोई नहीं है, ये याद रखिएगा। अब मैं पूरी बात कर लूं, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था मंत्री। दूसरी बात अभी हिंदू मुस्लिम की हो रही थी, ये टीएमसी वाले कह रहे थे, ये वैसे ही है जैसे कोई डकैत आए और वो शांति का पाठ पढ़ाने लगे। अरे आप मुझे बताइए कि ये किसने कहा था कि जय श्री राम का नारा लगेगा तो चमड़ी उधेड़ दूंगी? गुस्से में कार से उतर के ममता बनर्जी ने खुद कहा था। और मुसलमानों के लिए क्या कहा था? ये दूध देने वाली गाय है, इसकी मैं दुलत्ती भी खा लूंगी। तो पश्चिम बंगाल के जो नागरिक है वो देखते नहीं है कि एक तो वो है जो दूध देने वाली गाय है, और जो दूसरा है उसकी वो चमड़ी उधेड़ देंगी। तीसरी बात, आज उन्होंने जो बयान दिया है उसमें जो समझ में आया वो ये कह रही है, मतलब ये है कि बीजेपी हिंदुओं का वोट लेगी और मुस्लिमों का वोट एआईएमआईएम। तो मैं क्या कच्चा केला खाऊंगी? अब वो केला खाएंगी मतलब ममता सब्जी वाली है, मुझे नहीं पता वो क्या कहना, मुझे खुद नहीं समझ में आया। लेकिन आप केला खाओ, संतरा खाओ, अंगूर खाओ और कोई फल खाओ, हम लोग जनता का आशीर्वाद लेंगे और सरकार बनाएंगे। अब मैं आता हूं पठान जी पे। पठान जी, आपने कहा ग्रेटर हैदराबाद में क्या हुआ? आपके नेता कह रहे थे हमारा इलाका, तो सुना आपने, इलाका आपका, धमाका हमारा। एक पार्टी है जो 10 गुना बढ़ गई, वो भारतीय जनता पार्टी है, आपकी सीटें कम हुई। दूसरी बात, आपके नेता विकास की आप बात करेंगे, अरे एक दिन के सही अपनी पार्टी का नाम बदल के
कुछ उसमें विकास ले आइए, हिंदू ले आइए। जैसा संगीत रागी जी कह रहे थे, आपकी पार्टी के नाम में ही एक धर्म विशेष मुस्लिमीन आता है, हिंदू सिख ईसाई क्यों नहीं आता बताइए। और आप हमारी नस्ल क्या खत्म करेंगे? हमारी नस्ल खत्म करने के लिए बहुत लोग आए थे, बेटा बाप से लड़ गया, मार दिया एक दूसरे को, लेकिन हमारी नस्ल खत्म नहीं हुई। हमारी वो नस्ल है जो आगे बढ़ती है सौहार्द से, शांति से, जो जानती है कि बाकियों के साथ कैसे रहना है। नस्लें तो वो खतरनाक है जो एक धर्म विशेष के पूरे पूरे मुल्क बना देती। सिर्फ इतना ही कहूँ। वारिस पठान, सारे वोट कटवा क्यों कहते हैं आपको? अभी सुनिए तो सही गौरव भाटिया साहब, अभी अरे ये तो इल्जाम एक बार गणपति बप्पा मौर्य बोल दीजिए, कटवा, ये एक साल फिर से लैला गायब हो जाएगी। कौन वोट कटवा निकला? अरे वोट हमने अच्छा, किसी के नहीं सीटें काटे, ज्यादा आई? हम अच्छा, बोलने दीजिए। चुनाव लड़े, बोलने हमारा 20 सीट पे लड़के हम बिहार में 5 पर जीत गए, हम हैदराबाद में 51 पर लड़कर 44 जो हमारे पिछली मरतबा थे, सेम 44 यहाँ पर आ गए। आपके वरिष्ठ नेता आ गए। वारिस बोलिए। अरे गौरव भाटिया, हाँ बोलिए बोलिए। आपके वरिष्ठ नेता आ गए, अमित शाह जी आ गए, रोड शो कर लिया, नड्डा जी आ गए, स्मृति जी आ गई, सब आ गए हैदराबाद में ग्रेटर। ऐसा चुनाव मैंने कभी देखा नहीं कि म्यूनिसिपल चुनाव में इतना बड़ा बीजेपी के नेता आके करेंगे कैंपेनिंग। मगर रिजल्ट क्या आया? हमारी तो एक भी सीट कम नहीं कर सके। आपने कहा था क्यों नहीं लड़े बताइए? आपने कहा था नाम चेंज कर देंगे। अरे आपको तो नाम चेंज करने से ही लगता है कि देश बदल जाएगा क्या? लड़ने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, बोलने तो दीजिए ना उनको। इतनी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए लड़ने की। मेरे को पता है फिक्स मैच है, आसानी के साथ आराम से आपकी बात सुन रहा था। बोलिए आप, बोलिए वारिस भाई, आप पेशेंस लाइए अपने अंदर, थोड़ा पेशेंस लाइए, बोलने की ताकत रखते हो तो सुनने का संयम भी पैदा करिए। गौरव भाटिया बोलने दीजिए। देखिए हम भी आज सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, हमने डेमोक्रेटिक स्ट्राइक कर दिया ना, 44 सीट आ गई। अब आए बंगाल में, अभी आपने देखा अमन जी के भाजपा के प्रवक्ता और टीएमसी के प्रवक्ता दोनों को देश ने सुना, किसी ने भी विकास की बात की। टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा वहां के ऊपर, हमारा बूथ लेवल पे कुछ है ही नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 दिन पहले ही हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल की टीम को बुलाया था हैदराबाद में, पूरी मीटिंग हुई है, टीम को वापस भेजा गया है काम करने के लिए। अब ये लोग बोलते हैं कि हमारा वहां कोई नहीं है, तो इतनी बौखलाहट और डर क्यों है भाई? अगर आपने इतने बरस काम किया होता तो हमको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। आज लोग बुला रहे हैं, लोगों को विकास चाहिए, लोग विकास चाहते हैं। अमन जी विकास, ये राजनीति करेंगे गौरव भाटिया, तौसीफ भाई दोनों आपस में, हमने ये किया, 20 साल का चार्ट दिखा रहे। अरे डेटा तो डेटा होता है ना तौसीफ भाई, कभी डेटा भी जाकर देख लो कि बंगाल में माइनॉरिटी की क्या हालत है। कभी डेटा भी पढ़ लिया करो, टीवी पे आने के पहले डेटा बताता है बंगाल में कितनी जगहों के ऊपर मुसलमान आदमी पिछड़ा हुआ वर्ग है, खाने को नहीं है, काम नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अरे आप वोट कटुआ, ये ममता बनर्जी कह रही है। अरे तो आप उनसे पूछ के लड़ेंगे, आप मुझे गौरव भाटिया बताएंगे कहाँ लड़ना, कितनी सीटों पर लड़ना। लेकिन वारिस एक मिनट गौरव भाटिया, एक मिनट, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता। गौरव भाई मैं तो बोलता हूँ वारिस पठान, लेकिन जिन पर आप इतना गुस्सा हो रहे हैं बीजेपी पर, या जिन पर आप इतना दहाड़ रहे हैं, आपको भी पता है कि आप इनडायरेक्टली इनकी मदद करते हैं। क्यों? या इनकी मदद हो जाती है आपके चुनाव लड़ने से, क्यों ऐसा हो रहा है ना? फिर वो तो फैक्ट है। नहीं करते हम अमन भाई, यही तो गलत फहमी है लोगों के दिलों के अंदर उतार दी है कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने। हम बीजेपी का कोई फायदा नहीं करते, हमारी तो लड़ाई बीजेपी से हो जाता है, बस कांग्रेस से। और हम तो ये हमेशा कहते हैं कि ये भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, याद रखिए अमन जी। 70 साल इन्होंने राज किया कांग्रेस, कुछ नहीं किया माइनॉरिटी मुसलमान के लिए। टीएमसी क्या जितनी बात कर रहे हैं तौसीफ भाई यहाँ पर बैठ के, मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमान वहां पर इतना पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों है? और क्या हम सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, हम तो माइनॉरिटी, हमारे दलित भाइयों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी पिछड़ा हुआ कर दिया ये लोगों ने। तो हम तो मुस्लिम, हमारे दलित भाई, हमारे हिंदू भाई सबके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम विकास चाहते हैं ना। हम विकास से में मानते हैं, हम एजुकेशन प्रोवाइड करने में मानते हैं, हम लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज मुहैया करने में मानते हैं। आप जिन्ना ये लोग सिर्फ नाम बदलो, संगीत रागी काम बदले, वो विकास पुरुष बता रहे हैं, वैसी को आप जिन्ना पुरुष बता रहे हैं।
आप जिन्ना पुरुष वो विकास पुरुष बता रहे हैं ओवैसी को। अमन जी आप अंदाजा लगाइए कि आज तक इस देश के मुसलमानों ने कभी भी विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कभी भी सड़क पर नहीं आया। वो जब भी सड़कों पर आए तो इस्लाम के नाम पर सड़कों पर आए। बेशक वो सीरिया में घटना घटे तब भी इस्लाम के नाम पर, फ्रांस में घटे तब भी इस्लाम के नाम पर। गलत बात और बंगाल की संस्कृति के बारे में बात की जाती है। मुझे ऑब्जेक्शन है बंगाल के हिंदुओं ने विभाजन स्वीकार किया था क्योंकि वहां पर नोआखाली हुआ था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश में फिर से नोआखाली होगा। बसीर घाट दूसरा नोआखाली था, मालदा तीसरा नोआखाली था। बंगाल कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं बड़ी खबर, निष्पक्ष चुनाव संभव ही नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव संभव ही नहीं है। बंगाल में भय का वातावरण है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन में हो चुनाव, ये बहुत बड़ी खबर है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन में हो चुनाव, मतलब चुनाव से पहले क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा क्या बंगाल में? सुन लीजिए एक बार, बड़ी खबर है ये। दो बात है, बंगाल में निष्पक्ष चुनाव है, निर्भीकता से सारे मतदाता वोट डाल सके। वर्तमान सरकार जो ममता जी के नेतृत्व में चल रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव होते हैं तो डर और भय और आतंक के साए में चुनाव होंगे, लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए हमारी पहली मांग तो है, पर दूसरी मांग हमारी ये भी है, आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधि बंगाल के अंदर हमारी पार्टी के लोग उनसे मिलने वाले हैं। हमारी चुनाव आयोग ये जवाबदारी ले कि बंगाल में निर्भीकता से चुनाव हो। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि राज्य शासन की मशीनरी का उपयोग उसमें नहीं किया जाए। यदि राज्य की पुलिस और राज्य के कर्मचारी वहाँ चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा होंगे तो वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। और बीजेपी पहले बोल चुकी है कि बंगाल में अभी से पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा देनी चाहिए। राज्य के अगर स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल होगा बंगाल में इलेक्शंस के लिए तो वो निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। ये बड़ी खबर है। आगे सोचिए आगे चल के क्या होने जा रहा है बंगाल में। इशारा क्या कैलाश विजयवर्गीय देते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया संगीत रागी, वारिस पठान, तौसीफ अहमद खान, गौरव भाटिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.